हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया कैसे बनी, दुनिया में अलग अलग चरण जो है वो कैसे चले, हम दुनिया से मतलब हमारी पृथ्वी से है। हमारी पृथ्वी कैसे बनी, अलग अलग कालखंडों में जो है वो उसने कैसे आचरण किया, अलग अलग सभ्यताओं का उदय यहां पर कैसे हुआ और उनका अंत कैसे हुआ। मानव की इस चीज को लेकर जो क्यूरियोसिटी है, जो एक जानने की इच्छा है, वो हमेशा से बनी हुई है। और आज का मानव जो है, वर्तमान आधुनिक समाज का मानव जो है, उसके पास वैज्ञानिक जो है तकनीक उपलब्ध है, उसके पास बहुत सारा साइंटिफिक तरीके हैं, मेथड है, वैज्ञानिक उत्कृष्टता हमारे पास है, जिसके जरिए हम इन चीजों का अनुमान लगाने की बजाय, इन पर कविताएं कहानियां लिखने की बजाय, हम वास्तव में शोध करके इनके कारणों का पता लगा सकते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था जॉइड संकल्प। जॉइड संकल्प आपको बताऊंगा क्या था। तो जो कि पिछले काफी समय से, करीब 4 दशक से ज्यादा से, दुनिया कैसे बनी, दुनिया के अलग अलग कालखंडों का इतिहास क्या है, यह कैसे पता करता था। समुद्र तल की खुदाई करके, समुद्र तल में डीप खुदाई करके यह पता करता था कि दुनिया की उत्पत्ति और उसके जो विकास के चरण क्या रहे हैं। तो यार, ये जो मिशन है आपका जॉइड संकल्प वाला, ये बंद होने वाला है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर निराशा है, क्योंकि जॉइड संकल्प से जो डेटा आता था उसका दुनिया भर के लोग प्रयोग करते थे, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज, दुनिया भर के रिसर्चर्स प्रयोग करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह डेटा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी फंडिंग जो है वो आगे अप्रूव नहीं की गई है। क्या मामला है ये, कुल मिला के क्या हुआ, ये आपको बताऊंगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, 2025, 26, 27 तीनों में से जब भी आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी हो, उनके लिए स्टडी IQ-IAS के पास P2I बैच अवेलेबल है। तो आप याद रखिए 2025 का बैच, लेकिन अब फास्ट ट्रैक है क्योंकि समय कम रह गया है। तो भाई आप जो है इससे AJ लाइव कोड लगाकर आज ही जुड़ सकते हैं। आप इससे आप जो भी बैच लेना चाहें, 25 और 26 वाले बैचेस 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 27 वाला बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। तो जो भी बैच आपके लिए सूटेबल हो, उससे आप तुरंत जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान करें। चलिए भाई, अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जॉइड्स जो है ये था क्या। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रिविएशन है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, JOIDES। ये जॉइंट्स संकल्प था, 23 देशों का ये संकल्प था। इसका मतलब क्या है, जे से हो गया जॉइंट, ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र के अंदर की जो खोज होती है, जॉइंट ओशियनोग्राफी, इंस्टीट्यूशन फॉर डीप अर्थ, इंस्टीट्यूशंस फॉर डीप अर्थ सैंपलिंग। डीप अर्थ सैंपलिंग यानी कि पृथ्वी के अंदर गहराई तक खुदाई करके वहां से सैंपल एकत्रित करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम जॉइड्स कहते थे। और ये जॉइड संकल्प जो है 1978 में साइन किया गया था। इसको आप जॉइड्स ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, जॉइड्स संकल्प था ये। 1978 में इसको साइन किया गया था और 23 देश जो है वो इसके सदस्य थे। 23 देश जो है वो इसके सदस्य थे। और ये करता क्या था, ये बेसिकली समुद्र तल पे जाकर वहां पर खुदाई करता था। समुद्रों में, अलग अलग समुद्रों में जाकर वहां पर खुदाई करके उसके अंदर जिस प्रकार का चट्टानों की संरचना है, वहां के सैंपल लेके आता था, उन सैंपल्स का अध्ययन किया जाता था। अब याद रखिए, देखिए आज आपको यह काम सामान्य लग सकता है, लेकिन जब इस जॉइड्स मिशन ने इस चीज की शुरुआत की, उस समय यह अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज थी, बड़ी अनोखी चीज थी। बहुत कम तकनीकी जो थे, इस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत कम देशों के पास इस तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध थी जो इस तरह के मिशन को करा पाए। और देखिए, अगर आप समुद्र तल के नीचे की पृथ्वी को अगर नापना शुरू करते हैं, अगर आप उसको देखना शुरू करते हैं, उसके सैंपल लेना शुरू करते हैं, तो आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में पता चलता है कि भाई अलग अलग जगह पर कौन कौन सी चट्टानें मिलती है। आपको इसके इतिहास के बारे में पता चलता है कि भाई पहले क्या था, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया और उसके बाद क्या आया। आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चलता है, चट्टानों इत्यादि का आप अध्ययन करते हो, जो अवशेष आपको मिलते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया की जलवायु पहले कैसी थी, फिर उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए। आपको प्लेट विवर्तनिकी जो होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको हम कहते हैं,
उसके बारे में आपको पता चलता है कि अलग अलग प्लेट जो है वो किस किस चीजों की बनी है, किस तरह से वो काम करती हैं। इसके अलावा दुनिया पर जलवायु परिवर्तन और अन्य चीजों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आपको जो है एक अंदाजा होता रहता है। और याद रखिए, इन सब चीजों की जानकारी होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर यह घटनाएं पहले हो चुकी हैं तो फिर हो सकती हैं। भाई ये चीजें पहले हो चुकी हैं, जलवायु परिवर्तन ने पहले अगर मान लीजिए पृथ्वी के जो कुछ भाग हैं उनको डुबाया तो वो फिर डुबा सकता है पृथ्वी के अभी जो भाग है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए इस प्रकार की रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या करती थी, पृथ्वी का जो एक भूपर्पटी है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी और जो मेंटल है। अब यार ये आपको ज्योग्राफी अगर आपको थोड़ी भी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, पृथ्वी के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है, भूपर्पटी, और उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको आप मेंटल बुलाते हैं। तो ये जो आपके इसके नीचे की लेयर है ये मेंटल कहलाती है। तो ये मेंटल तक के सैंपल को लेकर आ रहा था। आमतौर पे खुदाई वगैरह पृथ्वी पर आप करेंगे तो भूपर्पटी के नीचे आप ज्यादा जा नहीं पाते, लेकिन मेंटल के भी सैंपल जो है ये लेकर आया था। और मेंटल के सैंपल्स में आपको पृथ्वी में किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से परिवर्तन हुआ है, उसके आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ये मिशन जो है ये कौन चलाता था, तो भाई अभी इसमें क्या हुआ है, अमेरिका का जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ साइंस है, अमेरिका का राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो है वो इसके लिए फंडिंग प्रदान करता था। वो इसका मतलब एक तरह से नोडल सेंटर था। और इसको चलाता कौन था, अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक A&M यूनिवर्सिटी है, A&M विश्वविद्यालय है टेक्सास में, अमेरिका का टेक्सास राज्य है वहां, ये तो वहां टेक्सास में ये विश्वविद्यालय है। तो ठीक है, तो इसको जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन फंडिंग दिया करता था, जिसके जरिए ये विश्वविद्यालय इस तरह के मिशंस का अरेंजमेंट करता था। तो अब क्या हुआ है, अमेरिका के नेशनल फाउंडेशन ऑफ साइंस ने इस तरह की फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। यानी कि इस समर्स में, इन गर्मियों के मौसम में, ये जो आखिरी मिशन नॉर्वे की तरफ गया था, स्वालबार्ड की तरफ, जहां पर उसने क्या किया था, जहां पर उसने आर्कटिक मिशन में खुदाई की थी और ये देखा था कि आर्कटिक मिशन का जो क्षेत्र है वो कैसे डूबा था जलवायु परिवर्तन के कारण। ये जो मिशन था स्वालबार्ड में नॉर्वे के, ये एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी मिशन जैसा ही हो गया। ये बात क्लियर है। तो अब यहां पे सवाल यह आता है कि यार देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है, इस बात को समझिए, अगर आपको पृथ्वी के इतिहास को समझना है तो हमेशा यह बेहतर है कि जो खुदाई आप कर रहे हैं वो आप स्थल की बजाय आप समुद्र के नीचे की करें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप देखें, मान लीजिए तो कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ये यहां पर थल है, थल भाग है, और यहां पर समुद्र है। ठीक है, और समुद्र है, यहां पर पानी है। तो आमतौर पे बेटा स्थलीय भाग में क्या हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग स्थलीय भाग में रहते हैं, इसके अलावा स्थलीय भाग जो है वो ऊपर निकला हुआ होता है। तो अब मानव के बसने के कारण यहां पर जो है खुदाई इत्यादि के कारण या अन्य चीजों के कारण, एक तो खुदाई उतनी इलैबोरेट तरीके से संभव नहीं है, और दूसरा कई बार संरचनाओं में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि स्थलीय भाग जो है उस पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी मानव अपने जीवन की प्रक्रियाओं के लिए करता है। जबकि जल के नीचे का जो ये भाग है, ये आमतौर पे इसको हम कह सकते हैं ये अछूता जैसा है, कि इस पर कुछ खास अभी रिसर्च हुई नहीं है। तो वास्तविकता में ये एक तरह से जैसा था वैसा ही मेंटेन्ड है, और बिल्कुल उस प्रकार की ही संरचना जैसी प्राकृतिक तौर पे इसकी बनी वैसी हमको बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिशन था। ये जो आपका मिशन था जॉइड्स मिशन, इसके लिए एनएफएस ने फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। अभी के लिए एनएफएस ने क्या कहा है कि भाई हमारे इसमें खर्चे बढ़ गए थे, एनएफएस ने कहा कि हमारे खर्च बढ़े हैं, और उसके अलावा जो है ये महंगा पड़ा है, इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ रही है, और सदस्य देश जो हैं वो अच्छे से योगदान दे नहीं रहे, सदस्य देश जो है वो योगदान नहीं कर रहे हैं। ये बातें इन्होंने कही हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है। जैसे एक गार्डियन में एक आर्टिकल आया है, वो कहता है कि एनएफएस का टोटल बजट जो है वो $10 बिलियन के आसपास है। ठीक है, और अगर आप इसका खर्चा देखेंगे तो ये पूरा आपका जॉइड्स मिशन है, इस पर खाली $71 मिलियन खर्च हुए हैं, यानी कि एक तरह से 0.7% खर्चा इसका कुल मिला के जॉइड्स पर हुआ है।
तो ये जो है ये क्यों बंद किया जा रहा है इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो नहीं माना जा सकता कि बहुत ज्यादा खर्चा इस पर हुआ है, खास तौर पे अगर आप इसकी उपयोगिता को भी देखें। इसके कारण दुनिया में एक और बड़ी चुनौती आती है, वो क्या है? चीन की एंट्री। कि भाई ये डीप सी मिशन जो है, ये डीप सी सैंपलिंग का मिशन जो है, पिछले कुछ समय से चीन भी ये कर रहा है। चीन ने भी क्या किया है इसमें? चीन ने भी अपना प्रवेश किया है कि चीन भी अब इस तरह के मिशन जो है वो करना चाहता है। और अब क्या है, अगर जॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा तो जॉइंट्स के जो भी स्टाफ है, जो भी उनके तकनीकी लोग हैं, जिनको बहुत अनुभव है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि चीन उन सबको नौकरी दे देगा और चीन उन सबको अपने मिशन से जोड़ लेगा। तो ये जो एक इस वैज्ञानिक रिसर्च में चीन जिस तरह से आगे बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पे भाई दुनिया के संतुलन को थोड़ा सा बिगाड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि यार दुनिया के संतुलन में चीन हमारा कोई बहुत बड़ा पक्षधर तो है नहीं, तो ऐसे में चीन के पास शक्ति का बढ़ना भी हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। अभी इसमें यह कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने यह कहा है टेक्सास क्षेत्र से, कि अमेरिकी कांग्रेस में, अमेरिका की जो एक तरह की लोकसभा होती है, अमेरिकी कांग्रेस में इसको फंडिंग देने के लिए एक बिल लाया जाएगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की कांग्रेस जो है, एक तो अब अगर वो इस पे विचार भी करेगी तो वो नवंबर दिसंबर के आसपास करेगी। उसके अलावा वहां पे राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। ऐसे समय में इस तरह के बिल पर वहां पर कितना गौर किया जाएगा, इस पर अभी संदेह बना हुआ है। और अगर इस तरह के बिल पर गौर किया भी जाता है, लेकिन वो 6 महीने 8 महीने बाद किया जाता है, या इसको स्वीकार भी 6 महीने बाद किया जाता है, तो जो लोग इस मिशन पे काम कर रहे थे वो लोग निश्चित तौर पे काम छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं और नौकरियां कर लेंगे, जिसमें चीन एक बहुत बड़ा रिक्रूटर के तौर पे उभर सकता है। तो भाई इस पर एक वैश्विक विचार होना चाहिए और इस तरह के मिशंस के लिए सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए और इस तरह के मिशंस को बंद नहीं होने देना चाहिए। वैज्ञानिक जानकारी जो होती है, वैज्ञानिक नॉलेज जो होती है, वो विश्व की साझा धरोहर होती है और उसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी माना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जाते जाते फिर बता दूं कि 2025, 26, 27 जिस भी वर्ष आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, उसका P2I बैच हमारे पास अवेलेबल है। याद रखिएगा, AJ लाइव कोड लगाकर आपको ये बैचेस न्यूनतम दामों पर मिलेंगे। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।